चलिए बेटा अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप सबने कर लिए होंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी भारत के कौन कौन से सेक्टर है। मेनली तीन ही सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इस चैप्टर में मेनली हमें पढ़ना है तीन सेक्टर्स के बारे में, और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ की है दैट इज सर्विस सेक्टर। अगर हमारे देश में किसी सेक्टर ने ग्रोथ की है दैट इज सर्विस सेक्टर। तो शुरुआत करते हैं बेटा अपने चैप्टर की, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, तो कितने सेक्टर्स है बेटा? टोटल मिलाकर हमारे देश में तीन सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर जिसको कि एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर जिसको कि इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। थर्ड टर्शियरी सेक्टर जिसको कि सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सेक्टर और लगा लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर कौन सा होता है हमारा? प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर हो गया। इंडस्ट्री सेक्टर कौन सा होता है? सेकेंडरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर कौन सा होता है? सेक्टर की स्पेलिंग सही कर लीजिए, इंडस्ट्रियल हो गया टर्शियरी सेक्टर। सिंपल सी बात, जो हमारे देश के नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि किसान हो गया, फार्मर हो गया, उसने बेटा फसल उगाई, एग्रीकल्चर किया, दैट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर, यानी डायरेक्ट यूज ऑफ किस चीज का? नेचुरल रिसोर्सेज का। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? कच्चे माल को पक्के माल में बनाता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। और टर्शियरी सेक्टर क्या देता है बेटा? सपोर्ट देता है दोनों सेक्टर को। सर समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ में, तो एग्जांपल समझ लो नालायक को। देखो ये फार्मर है, ये कौन है? फार्मर है। फार्मर ने क्या किया? क्रॉप उगाई, क्रॉप उगा दी फार्मर ने। फार्मर ने क्रॉप उगा दी तो ये किसको दे दी उसने? इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्री को दे दी, ये मैन्युफैक्चर करेगी। ये क्रॉप एक तरह से हो गया रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल हो गया। मान लो इसने क्या किया? गेहूं का, चावल का खेती की, रॉ मटेरियल इसने इंडस्ट्री को दे दिया। इंडस्ट्री ने इसका क्या बनाया बेटा? इंडस्ट्री ने इसका बना दिया फाइनल गुड्स, बना दिया इंडस्ट्री ने इसका। एक मिनट रुकिएगा, रब कर लेता हूं, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं। इंडस्ट्री ने इसका मान लो ब्रेड बना दिया। क्या बना दिया? ब्रेड या बिस्किट, जो भी बनाना था वो बना दिया। ये हो गया फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स कह सकते हैं। फाइनल गुड्स कह लो या फिनिश गुड्स कह लो, एक ही बात है। यानी फार्मर कौन हो गया बेटा? फार्मर ने क्रॉप उगाई, इंडस्ट्री को दी ब्रेड, लेकिन ये जो क्रॉप थी इंडस्ट्री तक कैसे पहुंची? वो पहुंचाई बेटा मान लो ट्रांसपोर्ट के जरिए। किसके जरिए पहुंची? ट्रांसपोर्ट, यानी इसे बोलेंगे सर्विस। सर्विसेज दी गई किसके द्वारा? ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ट्रांसपोर्ट के द्वारा सर्विस दी गई, तब इंडस्ट्री पर पहुंची। ब्रेड बन गया, ब्रेड के बाद फिर सर्विसेज दी जाएंगी। यानी ये जो सर्विस सेक्टर है वो फार्मर और इंडस्ट्री को जोड़ रहा है। फार्मर कौन सा हो गया बेटा? एग्रीकल्चर, यानी प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। सर्विस कौन सा हो गया? टर्शियरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया। और इंडस्ट्री कौन सा हो गया बेटा? सेकेंडरी सेक्टर। यानी तीनों सेक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। और इंडस्ट्री सेक्टर दोनों, जो सॉरी सर्विस सेक्टर है, दोनों सेक्टर को क्या कर रही है बेटा? सपोर्ट कर रही है। बिना सर्विस के जो प्राइमरी सेक्टर का माल है वो इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचेगा। जब ये फाइनल बिक जाएगा तो कस्टमर के पास भी ट्रांसपोर्ट के जरिए ही पहुंचेगा। ठीक है सर, हम समझ गए। तो कितने प्रकार के गुड्स होते हैं बेटा? तीन। प्राइमरी सेक्टर होते हैं तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री सेक्टर, और थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर जिसमें हम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है सर, ठीक है, हम समझ गए। चलिए बेटा, अब यहां गुड्स की बात हुई तो गुड्स भी देख लेते हैं। वैसे गुड्स के बारे में विस्तार से कहां पढ़ेंगे बेटा? 12th क्लास में जाकर। दो तरह के गुड्स होते हैं, वन इज फाइनल, दूसरा इंटरमीडिएट। समझिएगा, ऐसे गुड्स जो या तो कंजप्शन पर्पस के लिए खरीदे जाएं या इन्वेस्ट पर्पस के लिए खरीदे जाएं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने लिए क्या खरीदा बेटा? फैन खरीदा या एसी खरीदा।
फैन खरीदा, एसी खरीदा या कैमरा खरीदा, जो कैमरा ये चल रहा है ये कैमरा खरीदा, तो ये मेरे लिए था, कंजप्शन के लिए था, मैंने अपने यूज के लिए खरीदा है। या मैंने कोई ब्रेड खरीदी या चाय पत्ती खरीदी या कोई पेटीज खाई, कोल्ड ड्रिंक पी या कुछ भी छोले भटूरे खाए, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, ये सारे किसके लिए हो गए? कंजप्शन के लिए। और कंजप्शन कौन करता है बेटा? कंज्यूमर करता है। यानी ऐसे गुड्स जो फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन खरीदे जाएं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे जाएं। फॉर एग्जांपल सुनिएगा, स्कूल वालों ने फर्नीचर खरीदा, स्कूल वालों ने बिल्डिंग बनाई, पिज्जा जो बिगीज है, डोमिनोज वाले हैं, उन्होंने फर्नीचर बनाया, बिल्डिंग ली, कंपनी खड़ी हुई, कंपनी में बेटा बहुत सारे ऑफिस बनाए गए, बिल्डिंग बनाए गए, मशीन रखी गई, ये सारी चीज में पैसा क्यों लगाया गया? इन्वेस्ट किया गया। और इन्वेस्ट कौन करता है बेटा? प्रोड्यूसर करता है। यानी जब कोई चीज या तो कंजप्शन के लिए खरीदी जाए या इन्वेस्ट करने के लिए खरीदी जाए, कंजप्शन के लिए कंज्यूमर खरीदेगा और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जनरली प्रोड्यूसर करता है अपने बिजनेस में। तो ऐसे गुड्स को बोल देते हैं फाइनल गुड्स, जो कि हमारे देश की नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होता है। अब बात आती है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जब एक फर्म दूसरे फर्म से खरीदता है। मान लो एक फर्म ने दूसरे फर्म से खरीदा, क्यों खरीदा? या तो बेचने के उद्देश्य से या उसे कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। सर समझ में नहीं आया। मान लो बेटा मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा, ये अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा है, यानी ये अपने कंजप्शन के लिए खरीदा है, इन्वेस्ट नहीं है, ये कंजप्शन है। कंज्यूमर खरीदे तो कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर खरीदेगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये कैलकुलेटर खरीदा अपने लिए, कंजप्शन। जब कंजप्शन के लिए होगा तो फाइनल गुड्स। लेकिन मेरा बेटा स्टेशनरी की शॉप है, मैंने मार्कर खरीदा, मैंने कैलकुलेटर खरीदा, मैंने डस्टर खरीदा, मैंने इंक खरीदी, मैंने बहुत सारी चीज खरीदी जो स्टेशनरी, पेन, रबर, ये चीजें क्यों खरीदी होगी? मैंने स्टेशनरी वाले ने क्यों खरीदी होगी ये सारी चीज? सर उसने ना बेचने के लिए खरीदी होगी। वेरी गुड बेटा। जब कोई बंदा कोई सामान किसी फर्म से खरीदता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, बेचने के उद्देश्य से, मोबाइल डीलर ने मोबाइल खरीदा, मोबाइल बेचने वाले ने मोबाइल खरीदा। मान लो आप जिस मोबाइल शॉप पे गए थे उसने मोबाइल खरीदा था, क्या अपने यूज के लिए खरीदा उसने? ना बेटा ना, उसने बेचने के लिए खरीदा। इसलिए वो कौन सा गुड्स? इंटरमीडिएट। ठीक है सर, ये तो आगे समझ में। ये क्या लिखा है? यूजिंग देम एज अ रॉ मटेरियल। अब सुनो बेटा, अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने चीनी खरीदी। बेटा बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने चीनी क्यों खरीदी होगी? अब बिस्किट में डालने के लिए। किस में डालने के लिए? बिस्किट में डालने के लिए। अच्छा सर समझ गए हम। तो बेटा वो चीनी का इस्तेमाल किस तौर पर कर रही है? रॉ मटेरियल के तौर पर कर रही है। बिस्किट तो फाइनल में चला जाएगा, फिनिश गुड्स बन जाएगा, लेकिन जो चीनी थी वो क्या हो गया? रॉ मटेरियल। लेकिन वही चीनी अगर आपकी मम्मी खरीद कर लाए तो मम्मी कौन है बेटा? कंज्यूमर है, कंजप्शन के लिए ला रही है, फाइनल हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर कोई दुकानदार खरीदे, मान लो बेटा रेस्टोरेंट वाले ने मिल्क खरीदा, तो बेटा उसे कच्चे माल के तौर पर यूज करेगा चाय बनाने में। सर मम्मी भी तो चाय बनाने में यूज करेगी। नालायक, मम्मी ना दुकानदार नहीं है, टी स्टॉल नहीं खोला मम्मी ने, मम्मी तो ग्राहक है। तो सेम चीज फाइनल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी। डिपेंड करता है उसका यूज करने वाला कौन है। अगर यूज करने वाला उसका प्रोड्यूसर है देन इट इज नोन एज इंटरमीडिएट, अदरवाइज फाइनल। लेकिन अगर इन्वेस्ट करे बड़े अमाउंट में, फॉर एग्जांपल स्कूल वालों ने बेटा क्या खरीदा? चौक और डस्टर खरीदा। क्या रेगुलर खरीदते होंगे? रेगुलर खरीदते होंगे। क्या साल 2 साल चल जाते होंगे मार्कर डस्टर? नहीं बेटा। तो कौन सा हो जाएगा? इंटरमीडिएट। लेकिन फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीज क्या हो जाएगी? फाइनल। क्योंकि वो हमें रॉ मटेरियल के तौर, मार्कर डस्टर यूज कर रहा हूं बेटा, साल भर तो नहीं चलते होंगे, तो ये यूज कर रहा हूं तो कौन से? यूजिंग देम एज अ रॉ मटेरियल। उसी तरह समझिएगा, डोमिनोज वाले की दुकान पे आप गए, डोमिनोज वाले ने बेटा आपको जो बर्गर वगैरह या पिज्जा वगैरह बनाकर दिया, तो पिज्जा के ऊपर जो टॉपिंग चल रही है, जो बेस बन रहा है जिस चीज से, वो सारी क्या है बेटा? रॉ मटेरियल थी। यानी यूजिंग देम एज अ रॉ मटेरियल किया, तब जाकर उसने गुड्स बनाया। तो उसके लिए क्या, वो जो पिज्जा का बेस हो गया, टॉपिंग्स ऊपर हो गई, या जो भी उसके अंदर डाला है, चीज वगैरह डाला है उसने, वो सारा चीज क्या हो गया? इंटरमीडिएट, क्योंकि उनका इस्तेमाल करके उसने फाइनल गुड्स बनाया। लेकिन जो उसने मशीन लगा रखी है, जो फर्नीचर, जो बिल्डिंग है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, डेली तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है, वो फाइनल हो जाएगा।
यानी अगर कोई सामान कंज्यूमर खरीदता है तो वो फाइनल ही होता है, लेकिन जब प्रोड्यूसर खरीदे तो हमें देखना पड़ेगा वो इन्वेस्टमेंट के लिए है या रॉ मटेरियल या बेचने के लिए है, तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ सर, हाँ ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बेटा सर्विस सेक्टर की। सबसे ज्यादा ग्रोथ का जो सेक्टर था दैट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर की सबसे ज्यादा ग्रोथ है। ग्रोथ इन इंडिया देखिएगा कितनी है, इंक्रीज इन शेयर ऑफ जीडीपी, जीडीपी का शेयर बढ़ा। पहले बेटा 33.5% के आसपास, यानी पहले जो जीडीपी आती थी इससे तकरीबन 33.5 समथिंग आती थी। आज की तारीख में हमारे देश की जीडीपी में 57% शेयर सर्विस सेक्टर से आता है। इंक्रीज इन शेयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पहले 16% लोग लगते थे सर्विस सेक्टर में, आज तकरीबन 22% के आसपास लोगों को रोजगार मिल रहा है सर्विस सेक्टर में। इंक्रीज इन शेयर ऑफ एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा सर्विस हमारे देश में जो एक्सपोर्ट होता है दैट इज सर्विसेज, और हमारे देश की 10th रैंक आती है सर्विस को एक्सपोर्ट करने में, यानी सर्विस एक्सपोर्टर के मामले में इंडिया की 10th रैंक है। इसकी ग्रोथ हुई। नई नई इंडस्ट्री आनी शुरू हो गई बेटा, जैसे अपना काम इतना काम बढ़ गया कि अपना काम हम दूसरों को देने लगे, आउटसोर्स करने लगे। नई नई इंडस्ट्रीज ने हमारे देश में जन्म लेना शुरू कर दिया। सर्विस देने वाले भी हमारे देश में बढ़ने लगे, टीचर भी बढ़ गए हैं, उसके बाद बेटा डोमिनोज थोड़े टीवी सीरियल वाले भी बढ़ गए हैं, यानी जो सर्विस होते हैं ट्रांसपोर्ट वाले भी बहुत सारे हो गए हैं, तो जो सर्विस देने वाले हैं वो भी बढ़े हैं। यानी जीडीपी बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, इसमें एक्सपोर्ट में हमारी 10th रैंक हो गई है, उसके बाद नई नई इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई है, नए नए सर्विस प्रोवाइडर हमारे देश में आ गए हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या था? क्या रीजन था? क्योंकि यहां लोग क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि इनकम ज्यादा है, मेहनत कम इनकम ज्यादा है। आईटी सर्विस की भी ग्रोथ हो रही थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था हमारे देश में, इसकी आगे चल के ग्रोथ, मतलब इसकी नीड भी है, आईटी सेक्टर्स की नीड भी है, और आईटी सेक्टर सर्विस से डिनोट होता है, सर्विस दी जाती है वहां पर, तो वहां की ग्रोथ हो रही थी। मोबिलिटी, सर्विस एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। मान लो बेटा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी हूं, तो मैं अपना काम आपके घर आके भी कर सकता हूं, कहीं भी जाके कर सकता हूं। तो सर्विस सेक्टर की मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारा आसान हो जाता है। लेकिन कंपनी खड़ी है, गुड्स को, मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सर्विस अपनी एक जगह से दूसरी जगह आप दे सकते हैं। हेल्थ अवेयरनेस बढ़ गई तो हॉस्पिटल्स खुल गए, डॉक्टर्स बेटा बड़े बड़ी फीस आपसे चार्ज करने लगे। हॉस्पिटल सेक्टर भी क्या है बेटा? सर्विस सेक्टर, आपको क्या देते हैं? वो सर्विस देते हैं। और वुमेन की वर्किंग भी हमारे देश में बढ़ गई। भले देखो फिजिकल वर्क ना कर पाए वुमेन, लेकिन सर्विस कर पाएंगी, क्योंकि सर्विस में बेटा ना तो सामान ढोना है, कुछ नहीं करना, अपना दिमाग यूज करना है, तो वुमेन की वर्किंग भी बढ़ गई। ये भी कारण है कि हमारे देश में ग्रोथ कर रहा है। ये रीजन पढ़े कि क्यों ग्रोथ कर रहा है, ये पढ़ लिया, और ग्रोथ भारत में क्यों हो रही है, ग्रोथ किन किन कारणों से हुई और उसके पीछे और क्या कारण थे, इन रीजन भी पढ़ लिया। भारत में क्या ग्रोथ हुई और उसके पीछे क्या कारण थे। अब सर्विस का भारत में क्या रोल है? एक तो बेटा सर्विस प्राइमरी और सेकेंडरी की सपोर्ट है। मैंने कहा ये क्या थी? सपोर्ट कर रही थी। सर्विस सेक्टर प्राइमरी को और सेकेंडरी को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। रोजगार भी यहां मिल जाता है आसानी से। जब रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी हमारे देश से कम होगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा है। 57 देखा हमने कि 57% पैसा जो देश पैसा कमाता है वो कहां से कमाता है? सर्विस से। बहुत सारी सर्विसेज हमारे देश में हैं, और बेटा इंडिया की इमेज भी बढ़ती है। जब हम ज्यादा सर्विस देंगे तो हमारी इमेज भी बढ़ेगी। इसमें 4-5 पॉइंट आप याद कर सकते हैं, ठीक है? इनके अंदर अपनी लैंग्वेज में आप एक एक डेटेड लाइन लिखकर आ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसे कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सुनिएगा, जो बंदा काम करना चाहता है, काम करने लायक है और उसे काम मिल जाए, यानी वो रोजगार उसे मिला हुआ है। लेकिन उसी के विपरीत जब आदमी काम करना चाहता है, काम करने लायक है और उसे काम ना मिले, यानी वो आदमी क्या है बेटा? बेरोजगार है। क्या है वो आदमी? बेरोजगार। तो पहले एम्प्लॉयमेंट की मीनिंग देखनी है। व्हेन पर्सन एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एंड गेटिंग वर्क इज नोन एज एम्प्लॉयड पर्सन, यानी उसे नौकरी मिली हुई है। बट
दूसरी तरफ वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, जब पर्सन एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क, जब बंदा काम करना चाहता है, काम करने लायक है और उसे काम ना मिले, यानी वो बंदा कौन, बेरोजगार है। क्लियर हुआ? यानी एम्प्लॉयमेंट कब, जब बंदा काम करना चाहता है, काम करने लायक है और काम मिल भी जाए तो एम्प्लॉयड, लेकिन जब काम करना चाहता है, काम करने लायक और काम ना मिले, then the person is known as unemployed person, यानी हमारे देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है सर। अब बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी बंदे को काम मिला तो हुआ है लेकिन फुल टाइम नहीं मिला हुआ, यानी बंदा 8 घंटे एक नॉर्मल टाइम होता है जब वो 8 घंटे काम नहीं करता, 8 से कम घंटे काम करता है, लेकिन काम तो कर रहा है लेकिन जो डिजायर घंटे होते हैं उससे कम घंटे काम करता है, देन वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड पर्सन। जब बंदा फुल टाइम काम पर नहीं लगा हुआ था, देन इट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। और एक बेहद एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है डिस्गाइज, यानी एक सिचुएशन होती है जब सबको काम मिला होता है, सबको काम मिला होता है लेकिन जितने लोगों की जरूरत होती है उतने लोग नहीं होते, उससे ज्यादा होते हैं। मान लो एक पीस ऑफ लैंड पर 10 लेबर की जरूरत थी लेकिन उस पीस ऑफ लैंड पर 12 लेबर काम कर रहे हैं, तो जो 2 लेबर है वो लेबर क्या होंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाता है बेटा, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। तो 4 टॉपिक हमने पढ़े। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब बंदा एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क, तो अनएम्प्लॉयड सॉरी, और जब वर्क मिल जाए तो एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है, जब बंदा फुल टाइम यानी पूरे घंटे काम नहीं करता, पार्ट टाइम काम करता, नॉट गेटिंग वर्क फॉर फुल टाइम, देन इट इज नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब जितने लोगों की जरूरत थी उससे ज्यादा लोग एंगेज कर रखे हैं अपने काम में, देन इट इज नोन एज डिस्गाइज। ये जनरली देखने को मिलता है बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर में। कहां देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बेसिक डेफिनेशन थी किसकी, एम्प्लॉयमेंट की। क्लियर है बेटा? हाँ सर हाँ। अब आगे बढ़ने से पहले एक नोट लिखवाना चाहता हूं मैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको कि मनरेगा योजना ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनरेगा योजना, जो लॉन्च की थी बेटा किसके नाम से, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लॉन्च हुई थी। इसका एम था कि लोगों को कम से कम 100 दिन का काम देना है, यानी जो काम करने लायक है, जो काम करना चाहते हैं, आर विलिंग टू वर्क, उन्हें काम देना। तो सरकार ने मनरेगा योजना लॉन्च करी 2005 में। जो बंदे काम करना चाहते थे उन्हें काम दिया। उन्हें क्या दिया बेटा, काम दिया, यानी वो बंदे काम करने लायक अगर हैं और काम करना चाहते हैं तो उन्हें काम दिया मनरेगा योजना के तहत। और कितने लोगों को फायदा मिला बेटा इस चीज का, 4.78 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत काम भी मिला। यानी इस योजना में क्या था, मान लो सरकार आपको 100 दिन का काम देगी, कम से कम 100 दिन का तो देगी। अगर उसने काम नहीं दिया तो आपको पैसे तो मिलेंगे अगर इस योजना में आप रजिस्टर्ड हैं। 100 से ज्यादा दिन काम किया तो उससे उसका पेमेंट ज्यादा मिलेगा, 100 से कम दिन काम किया तो 100 का तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने कम काम किया है तो सरकार पैसे काटेगी। सरकार ने काम कम दिया है तो आपको ईयरली 100 दिन में, एक साल में 100 दिन का काम तो देगी ही देगी। इससे थोड़ी सी इनकम जनरेट हो जाएगी। तो कौन सी योजना थी बेटा, मनरेगा योजना। ठीक है सर। अब मेन चीज है कि जॉब कैसे क्रिएट करी जाए, सर्विस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में एंड सेकेंडरी सेक्टर में सरकार जॉब क्रिएट कैसे करे। देखिए बेटा, अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो इनफॉर्मल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इन सारी जगह सर्विस सेक्टर में लोगों को नौकरी दी जा सकती है। आईटी सेक्टर बेटा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है जिसमें नौकरी दी जा सकती है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कम होता है बच्चों का, उन बच्चों को बेटा पढ़ाने के लिए आगे करा जाए, इससे डेवलपमेंट भी होगा देश का। लोगों को अवेयर करा जाए कि पढ़ना लिखना जरूरी है। जब लोग एडमिशन लेंगे तो टीचर्स की जॉब भी होगी। उसके बाद हेल्थ सेक्टर बेटा, गांव और देहात, सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स की कमी है, तो सरकार को हॉस्पिटल्स ओपन करने चाहिए। सरकार को क्या करने चाहिए, हॉस्पिटल ओपन करने चाहिए। जब हॉस्पिटल खुलेंगे तो वहां पर बेटा लोगों की जरूरत पड़ेगी, रोजगार की आवश्यकता होगी, रोजगार मिल जाएगा। हमारे देश बेटा ब्यूटी बहुत है,
घूमने फिरने की जगह बहुत है, हिली एरियाज, पहाड़ी इलाके, बहुत सारी चीज टूरिज्म के लिए मशहूर है। विदेशी लोग भी भारत में घूमने आते हैं, तो नई नई साइट तैयार की जाए ताकि विदेशी लोग आए, उनको गाइड के तौर पर बंदा मिल जाए, इससे भी रोजगार उत्पन्न होगा। ट्रांसपोर्ट बेटा, रूरल और अर्बन एरिया में बहुत जगह ऐसा है जहां उनके घर रेलवे से कनेक्ट नहीं है, उन्हें बहुत देर तक वेट करना पड़ता है और बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है। तो सरकार को बीच में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उत्पन्न करा देनी चाहिए, और जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उत्पन्न होगी तो लोगों को काम मिलेगा। तो इंफॉर्मेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड टूरिज्म सेक्टर में सर्विस सेक्टर के तहत काम मिल सकता है, जॉब क्रिएट की जा सकती है। उसके बाद बेटा बात करेंगे हम एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे होगा। प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में लोगों को प्रमोट करो कि वो नॉन फार्म एक्टिविटीज करें। फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, फार्मिंग तो वो करता रहे लेकिन साइड बाय साइड बहुत सारे काम करे। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करे, फिशरीज का बिजनेस करे, हॉर्टिकल्चर का बिजनेस करे। सर ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है? बेटा हॉर्टिकल्चर होता है फूल पौधे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का व्यापार करना, बिजनेस करना। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए क्योंकि यहां जनरली लेबर की जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी इंडस्ट्री कभी भी मशीन से काम नहीं करती, वो मजदूरों से काम करती है। और जितनी ज्यादा छोटी छोटी इंडस्ट्री खुलेगी, कॉटेज इंडस्ट्री खुलेगी, छोटी छोटी, कॉटेज का मतलब है छोटी, तो उतना ही लोगों को काम मिलेगा क्योंकि यहां मशीन नहीं लेबर से काम होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करा जाए, गांव में भी शहरों में भी इंडस्ट्रीज ओपन की जाए ताकि विदेशी लोग भी हमारे देश में पैसा लगाए और देश की तरक्की हो जाए, लोगों को काम मिले। इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए ताकि जो किसान हैं वो एक से ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके। इरिगेशन फैसिलिटी यानी सिंचाई की फैसिलिटी, पानी, बिजली, समर सेविल, इन सब की फैसिलिटी सरकार को देनी चाहिए किसान को, ताकि वो एक से ज्यादा क्रॉप कर सके और पैसा अर्न कर सके। क्रेडिट भी मिले, अगर किसान को उधार चाहिए तो उधार भी मिल जाए। यानी अगर किसान को कोई फसल उगाने के लिए, कोई मशीन खरीदने के लिए क्या चाहिए बेटा? उधार चाहिए। क्रेडिट का मतलब है यहाँ पर उधार, तो उधार मिले लेकिन एक सस्ते दामों पर मिले, ज्यादा चार्ज ना किया जाए ताकि लोग आसानी से लोन ले और अपना काम स्टार्ट कर सकें। ये था बेटा छोटा सा टॉपिक एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा बेसिक टॉपिक इस चैप्टर के रह गए हैं, उनकी चर्चा भी करेंगे। तो हमने पढ़ा बेटा एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, और सर्विस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में जॉब कैसे क्रिएट की जा सकती है, ये सारी चर्चा हम लोगों ने की। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको कॉपी करिए, उसके बाद चैप्टर को समापन की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए बेटा अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, समापन की तरफ लेकर चलते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे। एक कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर के क्या क्या रोल है इंडिया में, और थर्ड वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है। इन तीन कॉन्सेप्ट के बारे में, इन तीन टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और अपने चैप्टर को विराम देते हैं। चलिए बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन होता है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसका एम पब्लिक वेलफेयर करना होता है, समाज सेवा करना होता है, सबका साथ सबका विकास करना होता है। दूसरा जो कि कंट्रोल होता है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और ये फैसिलिटी क्या देता है बेटा? बेसिक फैसिलिटी। तो पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसका एम समाज सेवा करना हो, गवर्नमेंट के द्वारा ये कंट्रोल होता है, एंड थर्ड वन इज बेसिक फैसिलिटीज देता है। बेसिक फैसिलिटीज क्या होती है बेटा? मान लो रोड बनाना, रोड हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब का जिम्मा किसका होता है? पब्लिक सेक्टर का होता है। किसका होता है? पब्लिक सेक्टर का। देख लेते हैं क्या क्या रोल होता है पब्लिक सेक्टर का। सबसे पहला काम इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा किसी भी इकोनॉमी की नींव होती है। अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है तो कोई भी इकोनॉमी तरक्की नहीं कर सकती। तो इकोनॉमी की तरक्की के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना जरूरी है। सबसे पहले बेटा एनर्जी। एनर्जी मतलब पावर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, चाहे वो कन्वेंशनल सोर्स के हो चाहे नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो। तो दोनों ही सोर्सेस से सरकार को क्या करना चाहिए? एनर्जी उपलब्ध करानी चाहिए देश को, चाहे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देनी चाहिए, चाहे वो रेलवे हो, रोड हो, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। रेलवे आप जानते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं, बस वगैरह जो होती है,
तीसरा वाटरवेज शिप्स वगैरह की बात कर रहे हैं, और एयरवेज में ट्रांसपोर्ट की बात, सॉरी एरोप्लेन की बात करी जा रही है। तो ये फैसिलिटी भी सरकार को देनी चाहिए, देश को मजबूती मिलती है। कम्युनिकेशन सेक्टर भी, पोस्टल सर्विस हो, डाक वगैरह भेजनी है, चिट्ठी ना कोई संदेशा, मेरे पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी बेटा तीसरे वाले को दिया, कबूतर जा जा जा, पुरानी मूवी में होता था ऐसा। लेकिन आज डाक सर्विस क्या हो गई, कोरियर हो गया, पोस्टल हो गया, रजिस्टर्ड पोस्ट हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, अब तो चीजें बदल गई, कबूतर नहीं जाता है बेटा। टेलीग्राम वगैरह भेजना हो या इंटरनेट की फैसिलिटी दिलवानी हो, ये सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। किसमें आते हैं बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी ठीक की हो हमारे देश में, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ये तीनों सेक्टर हो गए बेटा मेरे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये दोनों हो गए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। है तो ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ये कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक। और ये दोनों कौन से बेटा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एजुकेशन और हेल्थ देना। एजुकेशन में टीचिंग प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, लोगों को कुछ सिखाना। हेल्थ में डिस्पेंसरी वगैरह खोलना, डेंजरस डिजीज जो होते हैं, एड्स हो गया, एचआईवी एड्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, लेप्रोसी हो गया, लेप्रोसी स्किन से रिलेटेड कोई डिजीज होता है, अस्थमा हो गया, पोलियो हो गया, इन सारी चीजों पर कंट्रोल होना जरूरी है। मेडिकल कॉलेज वगैरह भी खोले जाएं ताकि एजुकेशन, सॉरी हेल्थ अच्छी हो सके, यानी इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना जरूरी है गवर्नमेंट का। एनर्जी प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना, और क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन देना, एजुकेशन देना, हेल्थ देना, यहां सारी जगह पब्लिक सेक्टर का रोल चलता है। इसीलिए यहां पर बात करी गई पब्लिक का एक समाज सेवा करना है। दूसरी तरफ बेटा एक आता है प्राइवेट सेक्टर, जिसका एम प्रॉफिट या पब्लिक वेलफेयर या प्रॉफिट, अपने हित के बारे में सोचता है प्राइवेट सेक्टर। इसका कंट्रोल प्राइवेट लोग करते हैं। फैसिलिटी जनरली वो देगा जहां से प्रॉफिट हो रहा हो, यानी कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स में ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है और बेनिफिट कम मिलता है। लेकिन कंज्यूमर गुड्स जैसे ब्रेड बनाना, बटर बनाना, या ट्यूबलाइट बनाना, कैमरा बनाना, मार्कर बनाना, मोबाइल फोन बनाना, जो जल्दी बिक जाए वो चीज। लेकिन बेटा इसके अलावा बहुत सारी बेसिक चीजें होती है जिन पर सिर्फ गवर्नमेंट ध्यान देती है, या तो गवर्नमेंट खुद करेगी या प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करेगी। ठीक है सर, समझ गए। तो पब्लिक प्राइवेट क्या हो गया, पब्लिक का एम है पब्लिक वेलफेयर, इसका एम प्रॉफिट, ये कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ये कंट्रोल बाय प्राइवेट। यहां बेसिक फैसिलिटी या कंज्यूमर गुड्स की फैसिलिटी मिलती है। लास्ट टॉपिक बेटा इस चैप्टर का, वन इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनदर वन इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 10 या 10 से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, यानी ऐसा सेक्टर जहां पर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करें, then it is known as organized sector। लेकिन बेटा 10 से कम लोग काम करें तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, या यहां पर फॉर्मल, इसे बोल देते हैं फॉर्मल सेक्टर। क्या बोल देते हैं, फॉर्मल सेक्टर। और इसको बोलते हैं बेटा इनफॉर्मल सेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, जहां पर 10 से कम लोग काम करें। यहां जनरली कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट, और अनऑर्गेनाइज्ड में कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर। यहां पे बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएगी या कुछ नहीं। यहां बंदा अगर रिटायर होकर जा रहा है तो पेंशन भी मिलेगी, बहुत सारा फंड भी मिलेगा, लेकिन यहां पर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होता। ये जनरली परमानेंट लोग होते हैं, ये जनरली कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। देखो गवर्नमेंट तो रखेगी, प्राइवेट सेक्टर कभी भी नौकरी पे नहीं रखेगा अगर आप उन्हें प्रॉफिट करके नहीं दोगे। तो ये अंतर भी हो जाएगा। देखो बेटा यहां 3 पॉइंट हो गए, 1 2 3, 1 2 3, यानी डिस्टिंग्विश, यहां पे डिस्टिंग्विश बन गया और वहां पे डिस्टिंग्विश बन गया। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर के क्या क्या रोल है। बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है गवर्नमेंट का। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत हो आप मुझे बताइएगा। चैप्टर पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिएगा। जिन भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो, जो समझ में ना आए, मुझसे बेटा कांटेक्ट करिएगा 9528282801। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करना हो। मुलाकात करेंगे आपसे नए चैप्टर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।